बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। आज हम डिस्कस करने लगे हैं थर्ड चैप्टर एनवायरनमेंट, एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो these are the different objectives. We have to know about the micro and macro environment, then we have to focus on these different macro environments: demographic, economic, natural, technological, political and cultural environment, and how to respond to this marketing environment. So first we have to know about what is marketing environment. Marketing environment is the actors and forces outside marketing that affect marketing management ability to build and maintain successful relations with the target customers. Sorry. So marketing के outside environment में जो भी factors हैं जो कि कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं, जो कि है बिल्डिंग ए सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द टारगेट ऑडियंस, उसको फुलफिल करने में हर्डल्स बन रहे हों या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हों, वो तमाम फैक्टर्स जो कि इफेक्ट कर रहे हैं उनको हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट में लेते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं, एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, एक मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। माइक्रो जैसे इसके नेम से जाहिर है कि क्लोजर एनवायरनमेंट है, और मैक्रो इज अ लार्जर एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? The actors closest to the company that affect its ability to serve its customers। तो वो फैक्टर्स जो क्लोजली कंपनी से अटैच होते हैं और वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने में अफेक्ट कर रहे होते हैं, इसमें कंपनी इटसेल्फ आ जाती है, उसके सप्लायर्स हैं, उसके मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज हैं, उसके कस्टमर मार्केट्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, पब्लिक हैं। और मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या है? द लार्जर सोसाइटल फोर्सेस दैट अफेक्ट द माइक्रो एनवायरनमेंट, जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही होती हैं ऐसी फोर्सेस जिसमें हमारे पास डेमोग्राफिक्स आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्सेस आर आल्सो द पार्ट ऑफ दैट माइक्रो एनवायरनमेंट। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट को। द क्लोजर फोर्स ऑफ द कंपनी, जो कि मार्केटर के करीब होती हैं और जो जिनको किसी हद तक जो है वो मार्केटर कंट्रोल कर सकता है। So the first factor is the company itself. So what the company is, companies के अंदर different departments available होते हैं, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, परचेजिंग है, ऑपरेशंस है, अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट है। ये सारे डिपार्टमेंट्स कंपनी का पार्ट होते हैं और ये मार्केटिंग के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इनके साथ कोऑर्डिनेट करके एक सिनर्जी डेवलप करती है और ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर रही होती है टू फुलफिल द कंपनी मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव और कंपनी के ओवरऑल बाकी डिपार्टमेंट्स का मिशन ऑब्जेक्टिव क्लैश कर जाएगा, डिफरेंट होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, तो कभी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज को सक्सेसफुल होने के लिए उसका बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोहेसिव और सिनर्जिक रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो इफेक्टिवली इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सके और अपने जो टारगेट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मीट आउट कर सके। तो एक ही डायरेक्शन में तमाम डिपार्टमेंट्स का चलना ज़रूरी है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है सप्लायर्स। सप्लायर्स आर द पार्टीज हु आर प्रोवाइडिंग दी रॉ मटेरियल्स टू द कंपनीज। तो ये कंपनीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इनके साथ भी कोहेसिवनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंपनी का सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, वो प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रहा है या प्रॉब्लम बिल्ड कर रहा है, आपको रॉ मटेरियल ठीक से प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो व्हाट डू यू थिंक? आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी? आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सप्लायर ही आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, अगर उसकी क्वालिटी लो है सप्लायर की तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी लो हो जाएगी। तो इस वजह से सप्लायर के साथ भी गुड रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी है। तो कंपनी सप्लायर सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही होती है। तो एक स्पेसिफिकली सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कंपनी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है और अच्छे सप्लायर्स को चूज़ किया जाता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो सप्लायर के साथ बिल्ड किए जाते हैं। देन वी हैव मार्केट इंटरमीडिएटरीज, वो भी इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं, आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में आती हैं। सो मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज द फर्म्स दैट हेल्प द कंपनी टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स गुड्स टू द फाइनल बायर्स। तो कंपनीज के वो तमाम सपोर्टर्स, वो फर्म्स जो कि कंपनी को उसके प्रमोट करने में, सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में जो हेल्प कर रही होती हैं, उनको मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज कहा जाता है। टिपिकली दे आर नोन एज दी डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स और रीसेलर्स। तो ये सारे क्या होते हैं? आपके इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इनको रीसेलर भी कहा जाता है। सम आर द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि फिजिकली आपके स्टॉक को मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम एक लोकेशन, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सम आर दी
मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज जो कि आपको मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लगे जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, मीडिया फर्म्स होती हैं, मीडिया हाउसेज होते हैं, मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, ये आपके मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज होती हैं, ये भी आपकी इंटरमीडिएटीज में आ जाती हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल इंटरमीडिएटीज आपके होते हैं, जैसे बैंक्स हैं आपके, क्रेडिट फर्म्स हैं जो कि आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं ताकि आप डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। तो आपके रिटेल रीसेलर्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटीज, ये सारे के सारे आपके मार्केटिंग इंटरमीडिएटीज होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल कंपनी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स वो कंपनीज होती हैं जो कि आपके जैसे कस्टमर्स को सर्व कर रही हैं। आप जिन कस्टमर या टारगेट कस्टमर्स को की नीड्स को आप सर्व कर रहे हैं, उन्हीं टारगेट कस्टमर्स को वो भी सर्व कर रहे होते हैं, या आपकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे पेप्सी एंड कोक, पेप्सी और कोक क्या है, एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। ऐसे ही लिप्टन एंड सुप्रीम, दे आर द कंपेटिटर्स। तो ये आपस में एक दूसरे की मी टू प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो दे आर ऑल्सो इन दी माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ द कंपनीज। सो कंपनीज, अच्छी कंपनीज जो होते हैं वो अपने कंपेटिटर खुद बिल्ड करती हैं। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल की आप एग्जांपल लें तो पीएनजी जो है वो हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है, साथ में पेंटीन भी बना रहा है, तो दोनों एक ही कंपनी के हैं। ऐसे ही अगर आप यूनिलीवर को देखें तो क्लियर यूनिलीवर का है और लाइफबॉय भी यूनिलीवर का है, डव भी यूनिलीवर का है, सनसिल्क भी यूनिलीवर का है। तो ये कंपनीज अपने कंपेटिटर्स खुद बना रही होती हैं ताकि विन विन स्ट्रेटेजी जो है वो डेवलप की जा सके। और अगर आपका कंपेटिटर फिजिकली कोई और भी अवेलेबल है तो उसके साथ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड किए जाते हैं ताकि रेड ओशन स्ट्रेटेजी डेवलप ना हो, मीन्स कि वॉर डेवलप ना हो, प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे ना आ जाएं या क्वालिटी इंफीरियर ना हो जाए, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन की तरफ ना चला जाए। सो यू आर वर्किंग ऑन द विन विन सिचुएशन। देन वी हैव पब्लिक्स। Public is any group that has an actual or potential interest in or impact on an organization's ability to achieve its objectives। तो कोई भी एक्चुअल या पोटेंशियल इंटरेस्ट ग्रुप जो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में इफेक्ट कर सकते हैं, इनको हम पब्लिक कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की पब्लिक होती हैं। सम आर द फाइनेंशियल पब्लिक, जिसकी अभी हमने बात की थी, जिसमें आपके बैंक्स आ जाते हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, स्टॉक होल्डर्स आ जाते हैं, जो भी आपके फाइनेंस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन हैं वो आपके फाइनेंशियल पब्लिक में आ जाते हैं। मीडिया पब्लिक्स, जो आपके मीडिया हाउसेज हैं, जैसे न्यूज़ हैं, फीचर्स हैं, एडिटोरियल मैगजीन्स हैं, टेलीविजन स्टेशन हैं, ब्लॉग्स हैं, और आजकल सोशल मीडिया, वो भी आपका मीडिया पब्लिक में आ जाता है। देन वी हैव गवर्नमेंट पब्लिक्स। गवर्नमेंट पब्लिक्स मीन्स गवर्नमेंट इज सेल्फ, कि मैनेजमेंट मस्ट टेक गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स इनटू अकाउंट, कि गवर्नमेंट कौन कौन से न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही हैं, कौन कौन से रेगुलेशन हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, कौन से हमारे लिए हार्डल हो सकते हैं। सो मार्केटर मस्ट ऑफन consult with the company lawyers on the issues of the product safety, their truth in advertising and the other matters। So companies जो है वो अपने lawyers के साथ, अपने legal consultants के साथ डिस्कस करती हैं कि how they are performing, कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं होती जा रही हमारी प्रोडक्ट्स या हमारी एक्टिविटीज। देन citizen action public, the company's market decisions that may be questioned by consumer organizations, environmental groups, minority groups। तो ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, या सम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सिटीजन एक्शन पब्लिक्स में आ जाती हैं। जैसे कि सोकर बॉल इंडस्ट्री का केस हम आगे जाके देखेंगे कि हमारी जो फुटबॉल की इंडस्ट्री थी सियालकोट में, उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फेस करना पड़ा था क्योंकि वहाँ पर चाइल्ड लेबर थी। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर की वजह से बहुत सारे वेस्टर्न कंपनीज ने पाकिस्तान से फुटबॉल लेना बंद कर दिया था। तो वो सिटीजन एक्शन पब्लिक्स ने ही एक्शन लिया था कि जी चाइल्ड लेबर है, इस वजह से आप इन लोगों से फुटबॉल ना लें। ठीक है, ऐसे ही माइनॉरिटीज़ के साथ अगर आप कोई अच्छा रवैया नहीं रखते तो भी बहुत सारी सिटीजन एक्शन पब्लिक आपके खिलाफ हो जाती हैं और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करते हैं, तो आपको इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही लोकल पब्लिक्स हैं। सो दिस ग्रुप इंक्लूड्स द नेबरहुड्स, रेजिडेंट्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो भी आपकी कंपनी के इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं वो आपकी लोकल पब्लिक में आ जाती हैं, बिकॉज दे आर बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ योर कंपनी। कि जैसे आप कोई फर्टिलाइज़र कंपनी आपने लगाई है तो उसका जो धुआं है वो जहरीला होता है, उसके करीब रहने वाले लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तो आपको उनका ख्याल रखना होगा। आप अपनी चिमनियों में जो एग्जॉस्ट हैं वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएं ताकि वो जो है वो हैजर्डियस जो गैसेज हैं उनको रिमूव किया जा सकें। फर्दर ये कि आप अपने लोकल पब्लिक को जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेबर में प्रायोरिटी उनको देते हैं। ठीक है,
ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी लोकल पब्लिक्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं, जैसे हमारी कुछ शुगर फैक्ट्रीज़ हैं या हमारी कुछ टेक्सटाइल मिल्स हैं जो कि अपना पावर प्लांट उन्होंने लगाया होता है, वो अपनी लोकल पब्लिक को इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज रेट पर दे रही होती हैं, ताकि वो लोग अगर इफेक्ट हो भी रहे तो एक साइड पर उनको सब्सिडाइज रेट पर प्रोडक्ट प्रोवाइड करके उनको कंपनसेट किया जा सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट पब्लिक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जनरल पब्लिक। A company needs to be consider about the general public's attitude toward the products and activities. So जनरल पब्लिक आपकी प्रोडक्ट और एक्टिविटीज़ के बारे में क्या इफेक्ट रखती है, जो कि डायरेक्टली कि पब्लिक के माइंड में आपकी कंपनी का क्या इमेज है। जनरल पब्लिक जो है वो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करती है या नहीं भी करती, तो उसके आपके एडवर्टीजमेंट देख रही होती है, तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसी राय रखती है। Then we have internal public. Internal public are typically the workers, मैनेजर्स, वॉलंटियर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, के जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, इंटरनल कस्टमर्स हैं आपके, वो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो आपके एम्प्लॉयज़ भी आपकी कंपनी से सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, बिकॉज हैप्पी कस्टमर्स आर प्रोवाइडिंग हैप्पी सर्विसेज। सो अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो एक्सटर्नल कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो आपको अपनी इंटरनल पब्लिक के ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है। सो देन वी हैव द लास्ट कस्टमर। इंटरनल माइक्रो एनवायरनमेंट में आपका कस्टमर आ जाता है। कस्टमर्स ऑब्वियसली द पब्लिक द पार्टीज हु आर परचेजिंग योर प्रोडक्ट। हमारे पास डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स होते हैं। सम आर दी कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर लोग प्रोडक्ट को पर्सनल कंजप्शन के लिए परचेज करते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को परचेज किया और खुद ही उसको यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं बिजनेस मार्केट। ये वो लोग होते हैं जो कि प्रोडक्ट को परचेज करते हैं रीसेलिंग के लिए या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो उसमें नॉर्मली बिजनेस मार्केट में हमारे पास रीसेलर्स भी आ जाते हैं, रीसेलिंग मार्केट भी आ जाती है। तो जो लोग रीप्रोड्यूस करेंगे, जैसे कंप्रेसर जो है अगर डॉलर्स कंपनी परचेज कर रही है तो वो उसको रीप्रोसेसिंग के लिए, मतलब अपने रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर बनाने के लिए ले रही है, तो बिजनेस मार्केट में आ जाएगी। लेकिन वही कंप्रेसर अगर कोई रिटेलर ले रहा है कंज्यूमर को सेल करने के लिए, तो वो रीसेलर मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिजनेस मार्केट और रीसेलर मार्केट में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। देन गवर्नमेंट मार्केट्स। गवर्नमेंट इटसेल्फ एक मार्केट है कि गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत सारे प्रोडक्ट को, सर्विसेज को परचेज कर रही होती हैं। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, कंस्ट्रक्शन के लिए भी, डेली यूज़ के लिए भी। तो वो हमारे पास गवर्नमेंट इटसेल्फ मार्केट बन जाती है। तो कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट को भी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही होती हैं। फाइनली हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट आ जाती है ओवर द बाउंड्रीज, कि अगर आप अपने कंट्री की बाउंड्री से बाहर जाके प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें आप एक्सपोर्टिंग भी कर सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाके अपना प्रोडक्शन प्लांट भी लगा सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं जो भी आप यूज़ करना चाहें इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए। तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द सॉर्ट ऑफ कस्टमर्स, कि आपके वो कंज्यूमर्स हैं, वो बिजनेस कस्टमर्स हैं, वो रिटेलर्स हैं, गवर्नमेंट मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में जो भी कस्टमर्स हैं, उन सब के ऊपर फोकस रखना ज़रूरी है, उनकी इंसाइट लेना ज़रूरी है, ताकि उनकी चेंजिंग नीड को अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करके आप उनको सेटिस्फाई कर सकें। अगर आपका कस्टमर की नीड चेंज हो रही है और आप उस पर फोकस नहीं करते, तो आप फिर मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छोड़ देगा। सो ये था हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट। इससे रेलिवेंट कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा।